तो जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि जबरदस्त, जानदार और शानदार होंगे। आज हम लोग जानेंगे क्लास 10th का इतिहास, और इतिहास का पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद से संबंधित हम लोग 35 प्रश्न देखेंगे और जानेंगे कि किस तरह बिहार बोर्ड में सवाल पूछे जाते हैं। तो चलते हैं हम लोग सवाल की तरफ। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। चलते हैं, पहला सवाल है आपका, यंग इटली के संगठन की स्थापना किसने की थी? तो ये रहा आपका सवाल, पहला सवाल, यंग इटली के संगठन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है गैरीबाल्डी, मैजनी, कावूर, नेपोलियन। इन्हें हम लोग काउंट कावूर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काउंट कावूर कहते हैं। क्या कहते हैं? काउंट कावूर कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा और बताइएगा कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा। काउंट कावूर। बताइए, यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की थी? अपना जवाब कमेंट में दीजिए। तो यंग इटली की संगठन की स्थापना किसने किया था? मैजनी ने किया था। कब किया था? 1831 ईस्वी में। कब किया था? 1831 ईस्वी में। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न की तरफ हम लोग देखते हैं। ये रहा मैजनी, और मैजनी की जिंदगी के बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि बहुत सारा सवाल मैजनी की जिंदगी से एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलते हैं, मैजनी का जन्म, इनका जन्म कब हुआ था? जन्म लिखना चाहिए था, मैजनी का जन्म। मैजनी का जन्म 22 जून 1805 को जिनेवा में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? जिनेवा। जिनेवा किसकी राजधानी है? स्विट्जरलैंड की राजधानी है। जिनेवा किसकी राजधानी है? स्विट्जरलैंड की राजधानी है। तो उनका जन्म 22 जून 1805 को जिनेवा में हुआ था। उन्हें इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। किसको? मैजनी को। ये किसका चित्र है? मैजनी का चित्र है। किसका चित्र है? मैजनी का चित्र है। इन्हें इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है, या राष्ट्रवादी आंदोलन का पैगंबर भी कहा जाता है। राष्ट्रवादी आंदोलन का पैगंबर भी कहा जाता है। इन्होंने यंग इटली की स्थापना 1831 ईस्वी में और यंग यूरोप की स्थापना 1834 ईस्वी में इन्होंने की थी। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मैजनी किस देश के निवासी थे? बताइए, मैजनी किस देश के निवासी थे? फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस। तो मैजनी किस देश के निवासी थे? मैजनी थे इटली के। किसके थे? मैजनी किसके थे? इटली के निवासी थे। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका ये रहा है स्क्रीन पर, जर्मन के एकीकरण का नेतृत्व किसने किया था? यानी जर्मन एकीकरण का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है बिस्मार्क, मैजनी, कावूर और गैरीबाल्डी। तो आपको बताना है जर्मन एकीकरण का नेतृत्व किसने किया था। तो आपका किया था बिस्मार्क ने जर्मन एकीकरण का नेतृत्व किया था। चलते हम लोग बिस्मार्क के बारे में जानते हैं कि बिस्मार्क का जन्म कब हुआ था और इन्होंने क्या योगदान दिया है। तो बिस्मार्क का जन्म देखिए यहाँ, बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 ईस्वी को पर्सिया कहाँ पर पड़ता है? जर्मनी में। पर्सिया के सॉनहॉसेन नामक स्थान पर हुआ था। यह एक जर्मन राजनीतिक और पर्सिया के राष्ट्रपति मंत्री भी रह चुके हैं। जर्मन साम्राज्य के चांसलर के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो याद रखिएगा, जर्मन का चांसलर कौन है? तो बिस्मार्क है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए कि जर्मन साम्राज्य का चांसलर किसे कहा जाता है? बिस्मार्क को कहा जाता है। ये भी आपके एग्जाम में काफी मर्तबा पूछा गया है कि रक्त और लॉ की नीति किसने अपनाया था? तो रक्त और लॉ की नीति अपनाने वाला व्यक्ति का नाम क्या है? बिस्मार्क है। बिस्मार्क ने क्या किया था? रक्त और लॉ की नीति को अपनाया था। इन्होंने 300 राज्यों को क्या किया था? तोड़कर, एकजुट करके 39 राज्यों में एकत्रित करके जर्मनी का एकीकरण किया। कब किया जर्मनी का एकीकरण? 1871 में एक शक्तिशाली जर्मन साम्राज्य बनाया। तो इनका योगदान जर्मन में बहुत ज्यादा है। इन्होंने 300 राज्यों को एक करके 39 राज्यों में बांटा और जर्मनी का एकीकरण किया 1871 में। इन्होंने बहुत सारा योगदान दिया है जर्मन में। इन्होंने रक्त और लॉ की नीति को अपनाया है। इसे हम लोग जर्मन साम्राज्य के चांसलर के नाम से भी जानते हैं। और इनका निधन यानी मृत्यु 30 जुलाई
1898 में इनका निधन हो गया। इनकी मृत्यु 30 जुलाई 1898 में हो गई। चलते हैं अगला सवाल की तरफ। इसमें सबसे इंपोर्टेंट यही है, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था? जर्मन साम्राज्य का चांसलर किसे कहते हैं? चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है, देखिए आ गया सामने आपके स्क्रीन पर। जस्ट अभी बताया आपको कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो जस्ट अभी बताया और आपको बताइए कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था? तो ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, बिस्मार्क। बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति को अपनाया था और जर्मन को क्या किया था? 1871 में जर्मन को एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाया। ठीक है, जर्मन को कितने राज्यों में? 39 राज्यों में एकत्रित किया। चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका कि इटली के एकीकरण में प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? देखिए इटली के एकीकरण में प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? आपको बताना है कौन थे। गैरीबाल्डी, कावूर, मैजनी और विक्टर एमानुएल। तो याद रखिएगा कि इटली के एकीकरण में प्रधानमंत्री कौन था? काउंट कावूर था। क्या नाम है इसका? काउंट कावूर। काउंट कावूर। बताइए काउंट कावूर को किसने प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो काउंट कावूर को विक्टर एमानुएल ने। किसने? विक्टर एमानुएल ने इसे इटली का प्रधानमंत्री बनाया। किसको? विक्टर एमानुएल ने काउंट कावूर को इटली का प्रधानमंत्री बनाया। चलते हैं आगे, देखते हैं इसके बारे में, काउंट कावूर के बारे में। यह रहा आपके सामने में। देखिए काउंट कावूर का जन्म 10 अगस्त 1810 में कुलीन बोलिए या जमींदार परिवार, इसी देखिए या कुलीन भी बोल सकते हैं, एग्जाम में लिखा रह सकता है, या कुलीन परिवार में हुआ था या जमींदार परिवार में हुआ था। कहां पे हुआ था? इटली में इनका जन्म हुआ था। कब? 1810 ईस्वी में। कितना तारीख को? 10 अगस्त को। विक्टर इमैनुएल ने, देखिए आ गया विक्टर इमैनुएल, एल गलत लिखा गया, विक्टर इमैनुएल द्वारा इसे इटली का क्या किया? इटली, सार्डिनिया, पिडमोंड गलत है ये, पिडमोंड राज्य का प्रधानमंत्री 1852 में बनाया गया। जस्ट हम अभी आपको बताया है कि काउंट कावूर को किसने प्रधानमंत्री बनाया? तो विक्टर इमैनुएल ने इसे क्या किया था? सार्डिनिया पिडमोंड राज्य का प्रधानमंत्री बनाया था। कब बनाया था? 1852 में बनाया था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 6 जून 1861 में इनकी मृत्यु हो गई। यही रहा काउंट कावूर का चित्र। चलते हैं अगला सवाल की तरफ। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए 1776, 1789, 1815 और 1848। याद रखिएगा काउंट फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। और याद रखिएगा फ्रांसीसी क्रांति में किसको? लुई 16वां को। किसको? लुई 16वां को लोगों ने 21 जनवरी को लुई 16वां को पकड़कर गुलेटिन नामक एक मशीन था, उस मशीन पर क्या किया? गुलेटिन मशीन पर चढ़ा दिया और लुई 16वां का अंत हो गया और फ्रांसीसी क्रांति समाप्त हो गई। चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल हम लोग बढ़ते हैं। यह रहा फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। चलिए हम लोग जानते हैं फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ? 5 मई 1789 से लेकर 9 नवंबर 1789 तक यह क्रांति चली। यह क्रांति फ्रांसीसी समाज में जो असमानताएं थी, भेदभाव था, वहां पर कितने लोगों में? कुलीन, पादरी और समान वर्ग, 3 भागों में लोगों को बांट दिया गया था। किस भाग में? एक है कुलीन वर्ग, दूसरा है पादरी वर्ग और एक है साधारण वर्ग। इसी तीनों में क्या किया था? फ्रांसीसी के लोगों को बांट दिया गया था। कुलीन और पादरी जो थे ये टैक्स फ्री थे, इनसे कोई कर नहीं लिया जाता था, ये कर मुक्त थे। सबसे ज्यादा कर चुकाने वाले कौन थे? साधारण वर्ग थे। इनको धार्मिक कर तीथे भी देना पड़ता था, इसको प्रशासनिक कर टाइल भी देना पड़ता था। तीथे और टाइल कर साधारण वर्ग के लोगों को देना पड़ता था। सबसे ज्यादा नुकसान साधारण वर्ग को था। भेदभाव था। इसी भेदभाव को दूर करने के लिए 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई और इस क्रांति में जनता ने लुई 16वां, देखिए आ गया जवाब आपको थोड़ा देर पहले बताया है। लुई 16वां निर्कुश था, यानी कि वह जनता के प्रति नहीं, हमेशा भोग विलास में व्यतीत रहता था। जनता से इसको कोई लेना देना नहीं था। इसके साथ पादरी और कुलीन भी साथ में रहते थे और हमेशा भोग विलास में रहते थे। जनता का कोई समस्या का निदान नहीं होता था
और लुई 16वां की महारानी जो थी मेरी एंटोनोएट, क्या नाम है, मेरी एंटोनोएट, मेरी एंटोनोएट। ये भी बहुत समझाते थे कि आप इस तरह से अपना पैसा को यूं ही बर्बाद मत कीजिए, आपको शासन को देखना है। लेकिन फिर भी यह लुई 16वां उनकी बातों को नहीं समझा। अंत में क्या हुआ कि वहां के आम जनता ने एक और वर्ग निकला जिसका नाम है मध्यम वर्ग। सब ने मिलकर लुई 16वां को क्या किया, वहां पर पकड़कर गुलेटिन पर चढ़ा दिया, फ्रांसीसी क्रांति समाप्त हो गया। वहां पर क्या था, जो असमानता था उस असमानता को दूर करना था और समानती व्यवस्था को उखाड़ फेंका लोगों ने। देखिए फ्रांसीसियों का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता, यानी कि स्वतंत्रता चाहिए उसे, आजादी, जो हमारे देश में संविधान में भी फ्रांसीसियों के संविधान से देखकर लिखा गया है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता। एग्जाम में पूछा जाएगा कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता किस देश के संविधान से लिया गया है, तो फ्रांस के संविधान से यह नारा लिया गया और हमारे संविधान में भी यह नारा, हमारे संविधान में भी यह लिखा गया। तो स्वतंत्रता, आजादी, समानता यानी सबको बराबर का अधिकार, और बंधुत्वता, यहाँ सब लोग भाईचारा के साथ रहेंगे। सिद्धांतों पर आधारित नए गणतंत्र की स्थापना हुई। इस बात को ध्यान रखना है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता का नारा किस लड़ाई में हुआ, तो फ्रांसीसी क्रांति में हुआ। ठीक है, और भारतीय संविधान में भी यह लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका है वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस कब हुई थी? 1789, 1815, 1848 और 1871। तो बताइए 1789 में तो अभी आपको बताया है कि कौन सी क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। कौन सी क्रांति हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। 1789 में कौन सी क्रांति हुई? फ्रांसीसी क्रांति हुई। तो आपको बताना है कि वियना कांग्रेस की क्रांति, वियना कांग्रेस कब हुई थी? तो बताइए वियना कांग्रेस कब हुई थी? 1815। वियना कांग्रेस कब हुई थी? 1815 में हुई थी। अब हम लोग वियना कांग्रेस में जानते हैं कि ये वियना कांग्रेस कब हुई थी, 1815 में क्यों हुई, इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। देखिए यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन, अंतरराष्ट्रीय समझौता था, और यह समझौता क्या हुआ इसके बारे में भी जान दिए कि जो नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई, उस हार के बाद यूरोप को राजनीतिक मानचित्र को फिर से तैयार करने और महाद्वीप में शांति बहाल करने के लिए यह समझौता किया गया था। यानी नेपोलियन बोनापार्ट हार गए और यूरोप में शांति स्थापित करने के लिए यह समझौता किया गया। और यह ऑस्ट्रिया की राजधानी, कहां पर यह समझौता हुआ था? ऑस्ट्रिया की राजधानी कहां पर? वियना में आयोजित किया गया था। यह वियना समझौता कहां हुआ था? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में यह समझौता हुआ था, जिसका नेतृत्व ऑस्ट्रेलिया का चांसलर ड्यूक मैकेनिक ने किया था। यानी इस समझौता का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन था? चांसलर कौन था? ड्यूक मैकेनिक था। और यह समझौता कहां हुआ था? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, कहां पर? वियना में हुआ था। क्या मकसद था? कि यूरोप को क्या करना है? फिर से शांति बहाल करने के लिए यूरोप को करना है, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट वहां पर हार चुके थे। तो यूरोप को शांति स्थापित करने के लिए यह समझौता किया गया था। तो वियना कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? आपको यह सवाल बताना है कि वियना कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? बिस्मार्क, मेटरनिख, काउर और गैरीबाल्डी। तो बताइए बिस्मार्क, मेटरनिख, काउर और गैरीबाल्डी। तो वियना का अध्यक्ष कौन था? देखिए ऑप्शन, बिस्मार्क तो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर है, मेटरनिख के बारे में बता दिए हैं। तो बताइए वियना कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो आपका ऑप्शन बताइए आंसर में क्या होगा, आप कमेंट में भी डाल सकते हैं कि वियना कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मेटरनिख था। कौन था? मेटरनिख था। वियना कांग्रेस का अध्यक्ष मेटरनिख था। तो चलिए मेटरनिख के बारे में भी हम लोग जान जाते हैं कि यह नहीं दिया और मेटरनिख। चलिए नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित कुछ सवाल है। नेपोलियन बोनापार्ट क्या है? नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था? याद रखिए नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था? अभी हम लोग पढ़े हैं नेपोलियन के बारे में, और इसके बाद यहाँ पे भी लिखा हुआ है नेपोलियन के बारे में, ठीक है ना। तो नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था? ध्यान रखिए नेपोलियन बोनापार्ट। आ गया सवाल, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था? इटली, फ्रांस,
जर्मनी और रूस। जस्ट हम आपको बताए हैं कि यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई तो वहां शांति स्थापित करने के लिए वियना समझौता हुआ। तो नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का शासक था? फ्रांस का शासक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह रहा नेपोलियन बोनापार्ट की जिंदगी। जानते हैं नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 को इतालवी मूल के कुलीन परिवार में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इतालवी यानी इटली मूल के कुलीन परिवार में हुआ था, जो फ्रांसीसी, देखिए आ गया जो अभी हम लोग जस्ट ऊपर पर है, जो फ्रांसीसी सैन्य नेता और सम्राट थे। जो फ्रांसीसी सैन्य नेता और क्या थे? सम्राट थे। नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु 5 मई 1821 ईस्वी को 52 वर्ष की अवस्था में सेंट हेलेना द्वीप पर हो गई। इनकी मृत्यु कब हुई? 52 वर्ष की स्थापना में 52 वर्ष की अवस्था में सेंट हेलेना द्वीप पर हुई थी। चलिए अगला सवाल की तरफ पढ़ते हैं। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? याद रखिए जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1848, 1871, 1815, 1861। तो याद रखिएगा जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा कि इटली का एकीकरण कब हुआ था? देखिए इटली का एकीकरण कब हुआ था? 1861, 1871, 1815 और 1848। जस्ट इससे पहले हम लोग पढ़े हैं जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1871 में पढ़े हैं जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण 1871 और इटली का एकीकरण कब हुआ है? 1861। बस 10 साल का फर्क है। आप ध्यान रखिएगा कि इटली पूछेगा तो 1861 लगाएंगे और जर्मनी पूछेगा तो 1871 लगाएंगे। चलते हैं। चलिए जर्मन के बारे में कुछ बात समझ लीजिए। जर्मन साम्राज्य की औपचारिक घोषणा 18 जनवरी 1871 ईस्वी को फ्रांस में स्थित वर्साय के महल का नाम क्या है? हॉल ऑफ मिरर्स, यानी कि दर्पण कक्ष। क्या होगा? दर्पण कक्ष। यहीं पर इसका क्या हुआ था? एकीकरण के लिए बैठक हुई थी। वो भी कैसा? औपचारिक घोषणा हुआ था। ठीक है ना? कहां पर हुआ था? हॉल ऑफ मिरर्स, जिसे हम लोग दर्पण कक्ष भी कहते हैं, वहीं पर इसका क्या हुआ था? एकीकरण की औपचारिक बैठक हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, जर्मन साम्राज्य की घोषणा कहाँ हुई थी? जस्ट जर्मन साम्राज्य की घोषणा कहाँ हुई थी? अभी हम लोग पढ़े हैं जर्मन साम्राज्य। बताइए जर्मन साम्राज्य की घोषणा कहाँ हुई थी? रोम, वर्साय, बर्लिन और पेरिस। तो बताना है जर्मन साम्राज्य की घोषणा कहाँ हुई थी? वर्साय में हुई थी। जस्ट इससे पहले ऊपर वाले सवाल में हम आपको बताए हैं कि देखिए कहाँ हुआ था। इसमें साफ साफ लिखा हुआ होगा कि यह है, देखिए यही रहा। कहां पर घोषणा हुई थी इसकी? वर्साय के महल का नाम क्या है? हॉल ऑफ मिरर्स। वहीं पर इसकी घोषणा हुई थी। तो कहां हुआ था? इसका आंसर क्या होगा? वर्साय होगा। इसका आंसर क्या होगा? वर्साय होगा। चलते हैं अगला सवाल की तरफ। कार्बोनरी क्या था? देखिए बहुत अच्छा सवाल है। कार्बोनरी क्या था? तो कार्बोनरी एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन है, एक राजनीतिक दल है, एक सेना है और एक समाचार पत्र है। तो याद रखिएगा कार्बोनरी क्या है? गुप्त क्रांतिकारी संगठन है जो क्या करता है? देश के लिए, अपने देश के लिए। चलते हैं अगला सवाल की तरफ। उसमें हम लोग समझेंगे कि कार्बोनरी क्या है। देखिए ये आ गया। कार्बोनरी के बारे में हम लोग जानते हैं। यह एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। यह 1800 से लेकर 1831 के बीच 1800 से लेकर 1831 के बीच इटली में सक्रिय गुप्त क्रांतिकारी समूह का एक नेटवर्क था। ये क्या था? एक नेटवर्क था जो 1800 से लेकर 1831 तक ये क्या किया? वहां पर चला, इटली में चला। कहां पर चला? इटली में चला। कार्बोनरी का मतलब होता है कोयला बनाने वाला। कार्बोनरी का क्या अर्थ होता है? कोयला बनाने वाला, इसका अर्थ होता है। चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपका, यंग यूरोप संगठन की स्थापना किसने की थी? यह सवाल हम लोग पहले ही पढ़े थे कि यंग यूरोप संगठन की स्थापना कब किसने की थी। तो इसमें हम आपको बताए भी थे
पहला नंबर सवाल इसको बताए थे और उस पहला नंबर सवाल में विस्तार से मेजनी के बारे में बताए थे, यंग यूरोप भी बताए थे और यंग इटली भी आपको बताए थे। तो उसमें जाके पहला नंबर सवाल में इसको विस्तार से देख सकते हैं। मेजनी, बिस्मार्क और काबूर और गैरीबाल्डी। तो किसने किया था? मेजनी ने किया था। कब किया था? आपको इस पर जाके देख लीजिएगा कि यंग यूरोप जो है, यंग यूरोप इसकी स्थापना कब हुआ था? 1834 ईस्वी में। कब हुआ था? 1834 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। चलते हैं अगला सवाल की तरफ। फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन कब हुआ था? फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन कब हुआ था? 1848, 1815, 1871 और 1789। तो बताना है फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन कब हुआ था? 1848। क्या कब हुआ था? 1848। और 1871 में हम आपको थोड़ा देर पहले बताए हैं, 1861 में आपको थोड़ा देर पहले बताया है। इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, ये फ्रांसीसी क्रांति है। तो ऑप्शन क्या होगा? 1848 होगा। ये क्या है? फ्रांसीसी क्रांति। ये क्या है? फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। आपको 1861 बताया है इटली का एकीकरण। क्या बताया है? इटली का एकीकरण। अगर उससे 10 साल पहले आया जर्मनी का एकीकरण। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। देखिए यहाँ पर आ गया फ्रैंकफर्ट संसद। फ्रैंकफर्ट संसद के बारे में जानते हैं। फ्रैंकफर्ट संसद 18 मई, गलत हो गया ये, यहाँ पर होगा 18 मई 1848 से लेके 31 मई 1849 तक किया गया। ये फ्रैंकफर्ट संसद का कब किया गया था? 18 मई 1848 से लेके 31 मई 1849 तक किया गया। जो जर्मन की क्या थी? पहली स्वतंत्रता रूप से चुनी गई संसद थी। यानी कि जो जर्मन में स्वतंत्र रूप से चुना गया यह पहला संसद था, जिसका बैठक फ्रैंकफर्ट शहर के सेंट पॉल चर्च में हुआ था। तो बताइए जर्मन में पहला संसद चुना गया कहां पर? जर्मन के फ्रैंकफर्ट शहर, कौन जगह पर? सेंट पॉल चर्च में इसको चुना गया था। जर्मन को एक राष्ट्र बनाना इसका मेन उद्देश्य था, मेन मकसद था। चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। जर्मन के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा। देखिए बहुत इंपोर्टेंट सवाल है ये, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि जर्मन के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा। ऐसा तो सारा सवाल इंपोर्टेंट है, सब पूछा हुआ सवाल लिया गया है। फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रूस और इंग्लैंड। तो याद रखिएगा जर्मन के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा कौन था? ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया था। और ऑस्ट्रिया ही सबसे ज्यादा रुकावट कर रहा था। तो आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यह रहा कि इटली का प्रथम राजा कौन था? बताइए, बहुत इंपोर्टेंट सवाल। इटली का प्रथम राजा कौन था? याद रखिएगा इटली का प्रथम राजा कौन था? विक्टर इमैनुअल द्वितीय, मैजनी, काबूर और गैरीबाल्डी। तो ध्यान में रखिएगा इटली का प्रथम राजा कौन था? विक्टर इमैनुअल द्वितीय था। और ये इसी विक्टर इमैनुअल ने क्या किया था? काउंट काबूर को प्रधानमंत्री बनाया। क्या किया? काउंट काबूर को प्रधानमंत्री बनाया। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। चलिए देखिए आ ही गया विक्टर इमैनुअल। यह विक्टर इमैनुअल का चित्र रहा। इटली का प्रथम राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय को बनाया गया। इटली के एकीकरण 18 फरवरी 1861 के बाद उन्हें नई एकीकृत इटली का शासक घोषित किया। और यह भी अपने आप को खुद से राजा घोषित कर लिया। ये अपने आप को खुद क्या कहता था? हम अब आजीवन भर इटली का राजा रहेंगे, इटली का शासक रहेंगे, हमें कोई हटा नहीं सकता। वह खुद एकीकृत इटली का शासक कहना शुरू कर दिया, अपने से राजा कहना शुरू कर दिया। ठीक है ना? तो याद रखिएगा 18 फरवरी 1861 के बाद उन्हें क्या किया गया? इटली का शासक घोषित कर दिया गया। उससे पहले वो खुद अपने आप को राजा मान चुका था। चलिए रोम को इटली की राजधानी। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। इटली की राजधानी से 2 सवाल कवर हो जाएगा कि इटली की राजधानी कौन है? तो इटली की राजधानी रोम है। तो कब बनाया गया? यही सवाल इसमें, कब बनाया गया? 1870, 1861, 1815 और 1848। तो याद
और याद रखिएगा कि इटली को कब बनाया गया रोम की राजधानी, मतलब रोम को कब बनाया गया इटली की राजधानी, तो 1870 में रोम को इटली की राजधानी बनाया गया। इस बात को ध्यान में रखना है। चलते हैं अगला सवाल की तरफ। बहुत अच्छा सवाल, ये आपके सब्जेक्टिव का भी पहला सवाल है आपके किताब का, कि राष्ट्रवाद का क्या मतलब है। अगर इस सवाल का जवाब अगर आपको नहीं आता है तो फिर आप अपने भारत राष्ट्र में भी रहना आपके लिए एक राष्ट्रीयता की भावना आपके अंदर नहीं है। बताइए राष्ट्रवाद का क्या मतलब है, क्या अर्थ है? धार्मिक भावना, यानी धर्म का भावना रखना है देश में रह के, कि राष्ट्र के प्रति प्रेम और निष्ठा। आप इसको एक्सक्लामेटिव मेथड से भी इसका आंसर दे सकते हैं। अगर आपको नहीं है तो गलत छाटिए कि कौन कौन गलत हो सकता है, तो सही आपको हो जाएगा। क्या हमारे देश में रहना धर्म की भावना है कि हाँ इस धर्म के सब सारे लोग रहेंगे, या इसी से देश का मोहब्बत है? क्या बिजनेस करना सिर्फ देश में रहने का मकसद है? क्या साम्राज्यवाद बनाना? नहीं, अपने देश से प्रेम करना, लगाव रखना, ये हमारे राष्ट्रवाद का क्या है, अर्थ होता है। क्या करना है? अपने देश से प्रेम करना, प्यार करना, अपने देश के प्रति मर मिट जाना, अगर जरूरत पड़े तो घर में नहीं छिप जाना, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। जलवे रीन क्या थी? जलवे रीन क्या थी? सैन्य संगठन, जर्मन सीमा शुल्क संघ। देखिए सामने आंसर है संसद और बैंक। तो जलवे रीन क्या है? जर्मन सीमा शुल्क संघ है। और इसी संघ के प्रति बहुत सारे बातें हम लोग इसमें जानेंगे। देखिए यहाँ सामने आ गया 1 जनवरी 1834 में, याद रखिएगा 1 जनवरी 1834 में परसा के नेतृत्व में इसको स्थापित किया गया। यह क्या था? जर्मन शुल्क संघ था। संघ का मतलब क्या होता है? ग्रुप होता है, संगठन होता है, ठीक है। इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? जर्मन राज्य के बीच व्यापार में जो बाधा डाल रहे हैं उस बाधा को खत्म करना, यानी जर्मन में जो बिजनेस का सिलसिला है, व्यापार का सिलसिला है, उसमें जो रुकावट डालना है उस रुकावट को क्या करना है? बंद करना है, उस रुकावट को समाप्त करना इसका मेन मकसद था, ठीक है। चलते हैं अगला सवाल की तरफ। जलवा ऋण की स्थापना कब हुई थी? याद रखिए जलवा ऋण की स्थापना इससे पहले ऊपर पड़े है 1834, 1815, 1848 और 1871। तो याद रखिएगा जलवे ऋण की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिए 1834 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मकसद था कि जो भी रुकावट इसको बाधा कर रहा है उस बाधा को समाप्त करना है, व्यापार को आगे बढ़ाना है ताकि देश की उन्नति हो, प्रोग्रेस हो। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपके स्क्रीन पे है कि गैरीबाल्डी को किस नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छा सवाल है और गैरीबाल्डी आपको एग्जाम में छोड़ेगा नहीं, ये आपको आएगा ही आएगा। बहुत अच्छा सवाल है। इससे अगर ये नहीं पूछेगा तो इसका पेशा पूछ लेगा, इसको और किस नाम से जानते हैं ये पूछ लेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि लौह पुरुष नहीं कहते हैं। लौह पुरुष किसको कहेंगे भारत में? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको कहेंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहेंगे। इनके लिए भारत में क्या बनाया गया है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया है, ठीक है, जो जिसकी ऊंचाई कितनी है? 82 मीटर है। कितनी मीटर है? 82 मीटर। कहाँ पे बनाया गया है? गुजरात में। दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए बनाया गया है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में, ठीक है। जो दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू है ये गुजरात में स्थित है। तो गैरीबाल्डी को किस नाम से जाना जाता है? लाल कमीज धारियों का नेता, प्रधानमंत्री, सम्राट, ये सब कुछ नहीं है। ये क्या है? लाल कमीज धारियों का नेता इन्हें कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या हुआ? गैरीबाल्डी की जिंदगी होगा। चलिए हम लोग गैरीबाल्डी की जिंदगी के बारे में जानते हैं। गैरीबाल्डी का जन्म 4 जुलाई 1807 को हुआ था। कहाँ हुआ था? नहीं दिया हुआ। इनका पूरा नाम देखिए, यूसेफ गैरीबाल्डी था। पूरा नाम क्या था? यूसेफ गैरीबाल्डी था। यह एक, यहाँ पे लिखाना चाहिए था, यह एक महान सेनापति और राष्ट्रवादी, क्रांतिकारी और नाविक के रूप में जाना जाता है। सबसे ज्यादा एग्जाम में आने वाला सवाल यही है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो यहां से बनेगा आपका आंसर। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था, या क्या बोल सकते हैं? राष्ट्रवादी क्रांतिकारी भी बोल सकते हैं। इसे दुनिया का, देखिए, 2 दुनियाओं का नायक, इसे क्या कहते हैं? 2 दुनियाओं का नायक। कौन 2 दुनिया?
एक यूरोप और एक अमेरिका, एक यूरोप और एक अमेरिका, क्योंकि ये दोनों के लिए काम किए थे, दोनों के लिए लड़े थे, इसलिए इन्हें दो दुनियाओं का नायक भी कहते हैं। गैरीबाल्डी का निधन 2 जून 1882 ईस्वी को हुआ था। भारत में गैरीबाल्डी किसे कहते हैं? तो भारत में गैरीबाल्डी नेताजी को कहते हैं। नेताजी किसे कहते हैं? सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। चलिए इसको भी ध्यान रखिएगा कि भारत में गैरीबाल्डी किसे कहा जाता है? तो भारत में गैरीबाल्डी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। अगला सवाल, फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा क्या है? हम आपको पहले ही बता दिया है कि 3 नारा है और यह तीनों नारा को भारत सरकार ने अपने संविधान में भी लिखा है। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? इस बात को ध्यान में रखना है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 में हुआ था। और उसमें लोगों ने, आम जनता ने क्या किया था? नारा दिया था। कौन सा नारा? शांति और विकास नहीं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता, यही नारा दिया गया है। ठीक है ना? यही नारा दिया गया, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता, यानी कि आजादी चाहिए, बराबर हक चाहिए और सबको क्या है? भाईचारा चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। बिस्मार्क किस राज्य के प्रधानमंत्री थे? ध्यान रखिएगा, प्रशा, फ्रांस, इटली और ऑस्ट्रेलिया। तो बताना है बिस्मार्क किस राज्य के प्रधानमंत्री थे? तो बताइए इसका आंसर प्रशा। क्या नाम होगा? प्रशा का ये प्रधानमंत्री थे। और बिस्मार्क के बारे में हम आपको क्वेश्चन नंबर 3, सवाल नंबर 3 में बहुत अच्छा से बताए हैं। आप सवाल नंबर 3 में पढ़िएगा, उनकी जिंदगी और उनसे जुड़ा हुआ सब कुछ। इन्हें हम ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कहते हैं और क्या क्या कहते हैं, सारा बात क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है। आप क्वेश्चन नंबर 3 को भी देख सकते हैं। चलिए आगे, यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रमुख प्रभाव क्या था? बताइए, यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रमुख प्रभाव क्या था? राष्ट्रों को एकीकरण, व्यापार में कमी, कृषि का विकास, जनसंख्या में कमी। तो बताइए कि मकसद क्या होगा राष्ट्रवाद का? तो राष्ट्रवाद का मकसद होगा यूरोप में राष्ट्रों का एकीकरण। क्या होगा? वहां पर सबको क्या करना होगा? एकीकरण। सभी राष्ट्र को क्या होगा? जो बिखरे हुए छोटे छोटे राज्य अलग हो गए, टूट गए, किसी और पर आक्रमण हो गया है, कोई दूसरा राज्य को घेर लिया है, चाहे उसको अपने आधिपत्य में कर लिया है, कब्जे में कर लिया, उस सबको क्या करना है? एक करना उसका मेन मकसद होगा। आगे पढ़ते हैं। 1848 की क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई थी? ध्यान में रखिएगा, 1848 की क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई थी? इसका 2 सवाल हो सकता है। इसका सवाल फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस। फ्रांस से पहले भी, आंसर इसका फ्रांस है। इससे पहले भी इसका लड़ाई मतलब इसकी क्रांति हो चुकी है, लेकिन मुख्य क्रांति हम लोग फ्रांस को कहते हैं। इससे पहले जो क्रांति हुई थी फ्रांस, इससे पहले जो क्रांति हुई थी वो छोटी क्रांति थी और उस क्रांति को ध्यान में नहीं रखा जाता और सबसे मुख्य क्रांति फ्रांस को ही माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इटली के 1848 की क्रांति क्या होगा? फ्रांस होगा। आगे बढ़ते हैं। इटली के एकीकरण में सैनिक नेता कौन थे? नेता कौन था? गैरीबाल्डी, काउर, मैजनी और बिस्मार्क। तो याद रखिएगा कि इटली के एकीकरण में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? गैरीबाल्डी का है। और भारत में गैरीबाल्डी किसे कहा जाता है? भारत में गैरीबाल्डी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। आगे, नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ? बहुत अच्छा सवाल। नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ? 1804, 1789, 1815, 1848। जस्ट अभी हम लोग 1848 पर है, तो याद रखिएगा कब होगा? 1804। और नेपोलियन संहिता में कितने कोड थे? तो कोड अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो याद रखिएगा कोड कितना था? 5 था। कितना कोड था? 5 कोड था। चलिए आगे, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? याद रखिए, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया। याद रखिएगा कहाँ का निवासी होगा? ब्रिटेन का निवासी होगा। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी होगा? ब्रिटेन का निवासी होगा। चलिए हम लोग रॉबर्ट ओवन के बारे में जानते हैं, इनकी जिंदगी को समझते हैं। रॉबर्ट ओवन का जन्म 14 मई 1771 को वेल्स के माउंट गोमरी शायर स्थित न्यू टाउन नामक कस्बे में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? न्यू टाउन नामक कस्बा में। ठीक है,
जो प्रसिद्ध उद्योगपति क्या थे, फेमस उद्योगपति और समाज सुधारक थे। एग्जाम में पूछा जाएगा कि रॉबर्ट ओवन क्या थे, उद्योगपति थे, समाज सुधारक थे, जिन्हें ब्रिटिश समाजवाद और सहकारिता आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रिटिश समाजवाद और सहकारिता आंदोलन का जनक कहा जाता है। इनकी मृत्यु 17 नवंबर 1858 को हुई थी। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ, यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी। देखिए इसमें ऑप्शन गलत डाला हुआ है, ध्यान में रखिएगा कि इसका ऑप्शन गलत है, इसका आपके किताब में गलत दिया हुआ है, ये सब कोई ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन आपके किताब में इसको सही माना है तो ये गलत है, याद रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा, 1834 होगा। मेजनी द्वारा किया गया था, किसके द्वारा, मेजनी द्वारा किया गया था यंग यूरोप। अगर पूछा जाएगा यंग इटली, यंग इटली की स्थापना तो 1831 लगाइएगा, ठीक है। ये ऑप्शन गलत है, आपके किताब में गलत दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। इटली के एकीकरण का मसीहा, ये पढ़ा दिया आपको, पहले ही पढ़ा दिया है इटली के बारे में, मेजनी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर आप 1 देखिएगा, उसमें मिल जाएगा इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहते हैं, तो मेजनी, नेपोलियन, मेटरनिक और गैरीबाल्डी। तो मसीहा किसे कहते हैं, मेजनी को इटली का मसीहा कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए इससे भी बेहतर सवाल लेकर आए, और हमारी जिद है आपको बेहतर बनाना। तो ध्यान रखें और चैनल से जुड़े रहें, आपको बेहतर बनाना मेरा मकसद है। चलते हैं अगला सवाल, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। याद रखिएगा जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, मेजनी, काउंट काबूर, मेटरनिक और गैरीबाल्डी। तो इसका आंसर इसमें नहीं है, इसका आंसर गलत टाइप हो गया है, इसका आंसर आपका ये पूरा गलत है, सभी आंसर गलत है। इसका आंसर क्या होगा, 20 मार्क होगा। क्या होगा, 20 मार्क इसका आंसर होगा। तो जर्मनी के एकीकरण में सबसे ज्यादा योगदान देने वाले कौन है, 20 मार्क है। तो इसका आंसर सभी गलत है, टोटल कोई भी सही नहीं है, इसका आंसर 20 मार्क होगा, ठीक है, ध्यान रखना है। 20 मार्क क्या होगा आंसर, 20 मार्क। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। याद रखिए जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, मेजनी, काउंट काबूर, मेटरनिक, नेपोलियन बोनापार्ट। आंसर क्या होगा, नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, यही सवाल तो हम इतना देर से ढूंढ रहे थे, आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि हम आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दिए हैं, इसकी जिंदगी के बारे में बता दिए हैं, 2 देशों का मसीहा भी कहते हैं इन्हें, और इन्हें बहुत कुछ, इनके बारे में बहुत कुछ हम बताए हैं, ध्यान रखना है। और इसका आंसर आपको पर्सनली कमेंट बॉक्स में देना है कि उन्हें हम लोग सिपाही कहते हैं या किसान कहते हैं या जमींदार कहते हैं या नाविक कहते हैं। चलिए आप ध्यान रखिएगा, आंसर जो है उसको हम छोड़ दिए हैं, बाकी आप समझ जाइएगा, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वार एंड पीस, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये आज का आखिरी सवाल है कि वार एंड पीस किसकी रचना है, कार्ल मार्क्स, लियो टॉल्स्टॉय, दोस्तोयेव्स्की, एंजेल्स। तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, लियो टॉल्स्टॉय ने क्या किया था, वार एंड पीस नामक पुस्तक की रचना की थी। तो यह रहा आज का आपका पूरा पहला चैप्टर का पूरा 35 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल। आप मेरे चैनल से जुड़े रहे, आपको बेहतर से बेहतर तैयारी के लिए अच्छे से अच्छे सवाल आपके लिए लाएंगे। आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज है उसको सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ मेरा ऐप भी है, आप उस ऐप को भी आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप को भी क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आपको मेरा ऐप है, उस ऐप के बारे में बता देते हैं। आप इस ऐप पर जुड़े और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। ऐप का नाम है इकरा ट्यूटोरियल। क्या नाम है,
इकरा ट्यूटोरियल, आप अपने इस ऐप को जुड़े और ऐप से जुड़ने के बाद आपका जो भी कोर्स है, ये रहा मेरा एप्लीकेशन, इसको डाउनलोड करें और हमसे जुड़े। ठीक है, इकरा ट्यूटोरियल फेसबुक चैनल भी है और इकरा ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल भी है, आप उसके साथ जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ टेलीग्राम इकरा ट्यूटोरियल के नाम से है, आप इसके साथ जुड़े और अपनी तैयारी को बूस्टअप बनाएं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।